हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में तूफानी रात। एक तूफानी रात थी। उस तूफानी रात में राय बहादुर सूरजमल 2 साल के अंतराल के बाद इस बार अपने नौकर शामू तथा ड्राइवर शंभू के साथ रामगढ़ हिल स्टेशन पर स्थित अपनी कॉटेज में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे थे। उफ, मालिक को भी न जाने सफ़र के लिए कैसी रात सूझी है। रामगढ़ की सीमा में पहुंचकर कुछ सफ़र तय करने के बाद एकाएक गाड़ी एक झटके से रुक गई। ओह, क्या हुआ शंभू? सर, लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। ड्राइवर शंभू ने गाड़ी से उतरकर बोनट उठाकर इंजन को चेक किया। फिर, सर, इंजन गर्म हो गया है, मैं पास की नदी से पानी लेकर आता हूँ। फिर शंभू गाड़ी की डिग्गी से एक केन निकाल नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद हाय, ये तो शंभू की चीख है। राय बहादुर सूरजमल अपनी बंदूक थामकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। तभी शंभू हाफता हुआ आता दिखाई दिया। क्या हुआ शंभू, तुम चीखे क्यों थे? सर, मैंने नदी में से एक प्रेत को निकलते देखा था। क्या बकते हो, तुमने आज फिर पी लिया क्या? नहीं सर, आपको वचन देने के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं। शामू, तुम गाड़ी के पास ही रुको, हम अभी आते हैं। जी साहब। चलो, मैं देखता हूँ कैसा प्रेत है वह। जब राय बहादुर सूरजमल और शंभू नदी की ओर काफ़ी आगे बढ़ गए तो उफ, वह प्रेत यहाँ भी आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे जाना चाहिए। उधर नदी के किनारे पहुंचकर, कहाँ है प्रेत? मैंने उसे वहाँ पानी में से निकलते देखा था। शंभू, अवश्य तुम्हें वहम हुआ है। पानी लो और वापस चलो। फिर जैसे ही शंभू ने पानी में डिब्बा डाला, पी पी पी, ये तो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है साहब। हाँ, अरे मूर्ख, तुम हमारे पीछे यहाँ क्या करने चले आए? मैं डरकर आपके पीछे चला आया था मालिक। उफ, वापस चलो, मालूम नहीं कौन गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन जब वे गाड़ी के पास पहुंचे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गाड़ी का हॉर्न किसने बजाया? और बोनट भी गिरा हुआ है सर। यह अवश्य उसी प्रेत का काम लगता है मालिक। और यू शट अप। फिर शंभू ने जैसे ही रेडिएटर में पानी डालने के लिए बोनट उठाया, सर, रेडिएटर में तो पानी भी डला हुआ है। क्या? अवश्य वह किसी ने शरारत की है। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। शंभू ने गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दी। क्या शंभू ने सचमुच किसी प्रेत को देखा था? क्या हॉर्न बजाना और रेडिएटर में पानी डालना उसी प्रेत की शरारत थी? थोड़ी ही देर बाद, शंभू, जल्दी से सामान भीतर ले आओ और शामू, तुम खाना तैयार करो। अच्छा मालिक। राय बहादुर सूरजमल अपने बेडरूम में आकर लेट गए, लेकिन उनका मस्तिष्क उलझा हुआ था। आखिर हमसे कोई शरारत क्यों करेगा? उधर नदी में से एक साया निकलकर अलग थलग बनी राय बहादुर सूरजमल की उस कॉटेज की ओर बढ़ा जा रहा था। इधर अपनी कॉटेज में विचारों में खोए राव बहादुर सूरजमल अचानक कोई आहट पाकर चौंके। खटाक। कौन है? कोई जवाब ना पाकर, कोई था तो जरूर। तभी उनकी निगाह द्वार की ओर पड़ी। कौन हो तुम? आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ। साहस साहस करके उसके कांपते हाथ बेड पर पड़ी बंदूक की ओर बढ़े, मगर उसी क्षण खचाक आई। अगले क्षण राय बहादुर सूरजमल का शव कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे जा गिरा। थाक। उस साई ने कमरे का द्वार भीतर से लॉक किया और खच, और वह उस पर लगे खून को बड़े आनंद से चाटने लगा। उसे अच्छी तरह से चाटने के बाद उसने अपनी कमर में खोंस लिया। फिर फर्श पर फैले हुए खून को किसी भूखे कुत्ते की भांति चाटने लगा। इसी तरह से बाद में राय बहादुर के बाद शव से रिश्ता हुआ खून चाटने के बाद उसने कमरे का द्वार खोला और शव को घसीटता हुआ एक ओर को ले गया। लेकिन जलते हुए स्टोव की आवाज़ के पास बैठा ड्राइवर शंभू तथा रसोई तैयार कर रहा शामू दोनों ही राय बहादुर के अंतिम चीख तक नहीं सुन सके थे। लो शंभू, पहले डाइनिंग टेबल पर मालिक का खाना लगा दो, बाद में उन्हें सूचित कर देना। खाना लगाने के लिए शंभू डाइनिंग रूम की ओर चला गया और खाना लगाने के बाद वह राय बहादुर को खबर करने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ गया। खट खट, खाना तैयार है मालिक। मगर दस्तक देने व आवाज़ देने पर भी जब कोई उत्तर न मिला तो उसने द्वार को हल्का सा धक्का दिया। अरे, द्वार तो खुला है। फिर मालिक कहाँ गए? शायद बाथरूम में गए हों। अतः वह वहीं रुककर राय बहादुर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद, ओह, कहीं वह सीधे डाइनिंग रूम में ही ना पहुंच गए हों। यह सोचकर वह द्वार की ओर पलटा, मगर वह जैसे ही द्वार की ओर बढ़ा, उफ, लाइट को भी इसी समय जाना था। शंभू ने कमरे में रोशनी करने के लिए जेब से लाइटर निकाला, मगर वह उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ठक। ये भी गिर गया।
और शंभू अंधेरे में नीचे बैठकर फर्श पर अपना लाइटर टटोलने लगा। उफ, क्या मुसीबत है, ना जाने साला कहाँ जा गिरा। तभी अचानक उसका हाथ फर्श पर एक गीली जगह से जा लगा। अरे, ये फर्श पर चिपचिपा 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 क्या गिरा हुआ है। तभी कमरे की लाइट आ गई और खून, मगर ये खून किसका है? कहीं मस्तिष्क में यह विचार आते ही वह द्वार की ओर बढ़ा, मगर तभी द्वार के बाहर से लॉक होने की आवाज आई। खट! कौन है? लेकिन कोई उत्तर ना मिला। शंभू फिर चिल्लाया, कौन है? द्वार खोलो! मगर मौत की सी खामोशी पाकर उसका तन मन भय से कांप उठा। तभी अचानक उसकी निगाह बेड पर गई। ओह, मालिक की बंदूक! दहशत से मरे जा रहे शंभू के मन में कुछ साहस का संचार हुआ। उसने बेड पर पड़ी बंदूक उठा ली और द्वार के पास पहुंचकर, दरवाजा खोलो शामू! ठाक ठाक! लेकिन सबसे बेखबर शामू अपने काम में लगा हुआ था। आलू की भाजी, बैगन का भरता, बोलो जी बोलो, क्या खाओगे? अचानक उसे ध्यान आया, शंभू को गए इतनी देर हो गई, वह अभी और पूरियां लेने क्यों नहीं आया? कहीं मालिक ने उसे किसी काम से तो नहीं भेज दिया? अवश्य वही बात हुई होगी। यह सोच वह एक तश्तरी में पूरियां लेकर जैसे ही डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, अरे मालिक कहाँ गए? खाना तो जैसे का तैसा लगा। उसने आगे बढ़कर वह तश्तरी भी मेज पर रख दी। ना शंभू है ना मालिक, कहीं मालिक की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? बेडरूम में जाकर देखता हूँ। तभी, शामू दरवाजा खोलो! खट खट! ओह, ये तो शंभू की आवाज़ है। वह तुरंत बाहर की ओर लपका। शंभू की आवाज़ बेडरूम से आ रही लगती, लेकिन वह जैसे ही द्वार से बाहर निकलने को हुआ, और आ थड़ा, फिर पीड़ा पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ जैसे ही उठने को हुआ, नहीं! मगर उसी क्षण खचाक! आई! उधर आई! ओह, ये तो शामू की चीख है। लगता है उसकी जान खतरे में है। दूसरा ही क्षण थड़ाक! थप 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 थप। लेकिन किचन में किसने मिलना था? कहीं वह डाइनिंग रूम में तो नहीं? और जैसे ही शंभू डाइनिंग रूम में पहुंचा, नहीं, जिसने शंभू को मारा मैं उसका खून पी जाऊंगा। और हत्यारे की तलाश में वह पलट कर मुड़ा। तभी हिच और दूसरे खटक, उस शैतान द्वारा एक झटका देते ही शंभू नीचे जा गिरा। थाक! उफ! अगले पल वह उसे घसीटता हुआ कमरे के बीचों बीच ले आया। फिर फचाक! और कुछ पल तड़पने के बाद उसका शरीर निश्चल हो गया। फिर वह शैतान शंभू की लाश पर झुक गया और शंभू की लाश का भी रक्त पीने के बाद वह शैतान शंभू की लाश को उसी रस्सी से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर की ओर ले चला और उस लाश को कॉटेज से बाहर गाड़ी के पास छोड़कर फिर भीतर चला गया। थोड़ी देर में ही तीनों लाशें उस गाड़ी के पास पड़ी थी और उसके बाद वह शैतान एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और थच थच थच। और जब वह शैतान इस काम से फारिग हुआ तो उन तीनों के चेहरे इस बुरी तरह विकृत हो चुके थे कि उनके सगे भाई भी उन्हें नहीं पहचान सकते थे। उसके बाद पत्थर को पास बहती नदी के पानी में फेंक कर वह उनके बाहरी वस्त्र उतारने लगा। फिर उसने गाड़ी का द्वार खोला और बारी बारी उन तीनों लाशों को घसीटते हुए गाड़ी में लादने लगा। लाशों को गाड़ी में लादने के बाद उसने कॉटेज पर ताला लगाया और अकेला ही गाड़ी को ढकेलते हुए नदी की ओर ले चला। फिर शीघ्र ही छपाक, जल्द ही गाड़ी पानी में डूब गई। इसके बाद वह साया एक ओर को बढ़ गया। काफ़ी दिनों बाद जब पुलिस को उन लाशों की सूचना मिली, ओह, इन लाशों पर हत्यारे द्वारा छोड़े गए नाम मात्र कपड़े भी इस बुरी तरह गल चुके हैं कि चेहरों की तरह इनसे भी इनकी पहचान होना मुश्किल है। और गाड़ी भी बिना नंबर प्लेट की है। सर, तुम कुछ बता सकते हो? शायद इनमें से तुम किसी को पहचानते हो? नहीं साहब, मैं तो गोताखोरी करने निकला था। एकाएक इस गाड़ी से टकरा गया और फिर मामला गड़बड़ देख आपको सूचित करने जा पहुंचा। ओह। इसके बाद पुलिस ने लाशों का पंचनामा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों की स्थिति खराब होने के कारण पुलिस की देखरेख में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और कोई सुराग न मिलता पाकर कुछ दिनों बाद पुलिस ने केस फाइल कर दिया। कुछ दिन बाद, सुधीर बेटे, तुम्हारे डैडी को रामगढ़ गए काफ़ी दिन हो गए हैं और उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया है। बहुत चिंता लगी हुई है मुझे। हाँ मम्मी, इस बार ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए तो बेटे, मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से घबरा रहा है। ठीक है मम्मी, तब हम आज शाम ही रामगढ़ चलेंगे। उसी रात जब सुधीर और उसकी मम्मी उस कॉटेज पर पहुंचे, यहाँ तो ताला लगा हुआ है मम्मी। लेकिन वह ताला लगाकर कहाँ चले गए? खैर, रात को हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे। तुम दूसरी चाबी से द्वार खोलो, रात को विश्राम करके हम सुबह उनकी खोज खबर लेंगे। ओके मम्मी। और सुधीर डुप्लीकेट चाबी से कॉटेज का द्वार खोलने लगा। थोड़ी देर बाद सबने भीतर प्रवेश किया और सुधीर ने कमरे की बत्ती जलाई। जयचंद, जल्दी से हमारे बिस्तर लगा दो। यस सर। तभी अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। अरे, बत्ती कैसे गुल हो गई? सुरजन, जरा देखना कहीं मेन स्विच में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई। अच्छा सरकार। लेकिन जैसे ही वह टॉर्च लेकर मेन स्विच के पास पहुंचा
अचानक एक हाथ उसके मुंह से आ लगा, थप, और अगले क्षण खचाक। फिर साय ने उसे तभी छोड़ा जब वह निष्प्राण होकर उसकी बाहों में झूल गया। अगले पल साया उसे घसीटता हुआ एक ओर को बढ़ गया। उधर काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब लाइट ऑन होती नजर ना आई तो, अरे गिरधारी, जरा देख तो सुरजन कहाँ मर गया। अच्छा मालकिन। गिरधारी ने जेब से निकालकर लाइटर जलाया और बाहर ही द्वार के पास लगे मेन स्विच की ओर बढ़ गया। बाहर पहुंचकर, ओ सुरजन, कहाँ है तू? अरे इसकी टॉर्च तो यहाँ पड़ी है। टॉर्च उठाते ही उसकी निगाह एक और पड़ी। हैं, ये क्या? खून? ये वास्तव में खून ही है या? और वह उस खून को देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, थाक, और गिरधारी की कराहट की आवाज जब सुधीर तक पहुंची, आ ओह, ये तो गिरधारी की आवाज है। देखना जयचंद, कहीं उसे करंट तो नहीं लग गया। जयचंद लगभग भागता हुआ वहां तक पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वह आवाज कहाँ से आई थी? ठीक तभी खचाक, आई। जयचंद की अंतिम दर्दनाक चीख सुनते ही, ये चीख कैसी? ओ मम्मी, लगता है हम सब खतरे में हैं, फौरन यहाँ से बाहर चलो। सुधीर ने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और लालटेन उठाकर दोनों तेजी से बाहर द्वार की ओर बढ़े। शायद डैडी के साथ भी यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। ओह। वह दोनों सुरक्षित द्वार खोलकर बाहर निकल आए और गाड़ी की ओर बढ़े। उसी क्षण ठाक, नहीं। साई ने अगला बार पुनः इस सुधीर के सिर पर करना चाहा, मगर तभी सुधीर की मम्मी रणचंडी की तरह उस पर झपटी और, मैं तेरा खून पी जाऊंगी शैतान। ठाक, उफ। इस हमले की आशंका से असावधान साया एक ओर को जा गिरा और उसके हाथ से लाठी छूटकर परे जा गिरी। सुधीर की मम्मी ने लपक कर साय के हाथ से गिरी लाठी उठाई थी और उस पर लगातार हमले करने लगी थी। ठाक ठाक, आह, ठाक, ठाक। तभी सुधीर को होश आ गया। बस करो मम्मी, ये मर गया तो हमें डैडी के बारे में कैसे पता चलेगा? साया लगभग अधमरा हो गया था। सुधीर ने साय को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और फिर गाड़ी को आंधी तूफान की तरह दौड़ाते हुए ले चला। थोड़ी ही देर बाद, इंस्पेक्टर, यह अनेक लोगों का हत्यारा है, इसे जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करिए वरना। ओह हवलदार, फौरन गाड़ी निकालो। शीघ्र ही उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया और 2 डॉक्टर उस साई की जिंदगी बचाने की कोशिशों में लग गए। ओह दीनू, डैडी तो कहते थे कि ये सुरेंद्र के साथ डूब मरा था। लगभग 30 घंटे की कोशिशों के बाद आखिर वह अपने मकसद में सफल हो गए और वह होश में आ गया। देखो, मरने से पहले बता दो कि तुमने किस किस की हत्या की और उन्हें तुमने क्यों मारा, और राय बहादुर सूरजमल कहाँ है? राय बहादुर सूरजमल का नाम सुनते ही जैसे उसका खून खौल उठा। राय बहादुर नहीं, उसे शैतान कहो साहब, जिसने मुझे हैवान बना डाला है। हाँ, मैंने ही उस तूफानी रात में उसकी तथा उसके ड्राइवर और नौकर की हत्याएं की हैं, क्योंकि मुझे खून की प्यास लग गई थी, और वह प्यास मुझे लगाई थी उस शैतान ने, मेरे ही कलेजे के टुकड़े का खून पीने को विवश करके। 2 साल पहले की बात है। और फिर वह बताने लगा। 2 साल पहले एक बार राय बहादुर सूरजमल के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने में रामगढ़ आया था, तो उनके साथ उनका 12 वर्षीय बेटा सुरेंद्र भी था। मैं भी अपने बेटे जीतू को अपने साथ काम में हाथ बटाने के लिए ले आया था, जो कि सुरेंद्र का ही हम उम्र था। जल्दी से सामान लाकर खाना तैयार करो दीनू। जी मालिक। सुरेंद्र सारा दिन फुटबॉल के साथ खेलता रहता और रोजाना शाम को नदी की ओर सैर करने निकल जाता। उसे खेलते देखकर मेरे बेटे जीतू का भी मन उमंग से भर उठता। लेकिन ओ दीनू के छोकरे, चल फूट यहाँ से। सुरेंद्र भैया, मुझे भी खिला लो ना। चल चल, पहले अपनी औकात तो देख, बेकारी का इनका। सुरेंद्र उसे तिरस्कृत करके वहां से भगा देता। लेकिन एक दिन सुबह जीतू सुरेंद्र से पहले ही जाग उठा और उसकी फुटबॉल लेकर खेलने लगा। थोड़ी देर बाद ही सॉरी, जब सुरेंद्र की आंख खुली और फुटबॉल की आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो, ओ बेकारी, मेरी फुटबॉल से खेल रहा है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और बाहर जाकर वह जीतू को पीटने लगा। उफ, रुक जाओ सुरेंद्र बाबू, वरना सड़ाक सड़ाक, वरना क्या कर लोगे नमूने, सड़ाक, उफ। तब कमजोर होने के बावजूद भी जीतू ने अपने ऊपर चलाए कोड़े को हाथ में लेकर एक झटका दिया तो मैं चाहूँ तो वही व्यवहार तुम्हारे साथ कर सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुम मालिक के लड़के हो। फिर जीतू कोड़ा फेंककर जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटा, पीछे से सुरेंद्र उसे धक्का देकर गिरा दिया। जाता कहा है नमक हराम, कुत्ते के बच्चे। आह, टिशुम टिशुम, आए। तू तो मेरा क्या करेगा, टिशुम, देख मैं तेरा हश्र करता हूँ। था, उफ। एकाएक हुए इस हमले की मार से बचने का कोई और रास्ता न पाकर जीतू ने सुरेंद्र की बाईं बाह में अपने दांत गड़ा दिए। छक, आई। सुरेंद्र के बंधन तुरंत ढीले पड़ गए और था, स्वयं को सुरेंद्र से कमजोर पाकर जीतू वहां से भाग लिया। मगर उसी क्षण, ओह, मेरे बेटे की क्या गत बना डाली है। रुक जा तीनों के बच्चे सुअर। जीतू सहम कर वहीं रुक गया,
वहीं क्यों खड़ा हरामजादे, चल इधर आ। मैंने कुछ नहीं कहा था मालिक। सुरेंद्र ने ही पहले मुझे हंटरों से मारा था। सुरेंद्र, तुझे क्या मारेगा मैं बताता हूँ। तुझे कैसे मारा जाता है। इसके साथ ही तड़ाक 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 आई। जीतू की चीखें सुनकर मैं वहां पर पहुंचा। छोड़ दीजिए मालिक, बच्चा है, इससे कोई गलती हुई है तो मेरी खाल खींच लीजिए। इसे समझा ले दीनू, अगली बार ऐसी गलती हुई तो यहाँ से इसकी लाश भी वापस नहीं जाएगी। राय बहादुर पाँव पटकते हुए सुरेंद्र के साथ वहां से वापस चले गए और मैं जीतू को समझाने लगा। तुम्हें छोटे मालिक के साथ नहीं झगड़ना चाहिए था बेटे। लेकिन मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था बापू। रोते हुए जीतू ने मुझे सारी बात बताई तो सुनकर मेरा भी मन रो उठा, लेकिन मैंने उसे समझाया हमारी सच्चाई और सफाई कोई मायने नहीं रखती बेटे। वह बड़े लोग हैं, उनके मुंह से निकला हर शब्द कानूनी हुक्म है। लेकिन वह रोता रहा और मैं उसे वहां से ले गया। फिर वह कोठरी में आते ही सो गया। सोते में भी उसके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें सुनकर मेरा मन बेचैन हो जाता था, लेकिन मैं भला क्या कर सकता था। मैंने कभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया था बेटे, मगर आज तुम्हें इतनी मार पड़ी है। शाम को वह सोकर उठा और उदास मन से भूखा प्यासा ही नदी की ओर चला गया। न जाने कितनी देर तक वह नदी के किनारे खड़ा रहता कि तभी अचानक, वाह, इस भिखारी को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। वह बिना कोई आहट किए चुपके से जीतू के पीछे पहुंचा। ओह नहीं। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र ने जीतू को धक्का देना चाहा, जीतू एकदम से स्वयं को बचाने के लिए नीचे झुक गया। ओह! और वह अपनी झोंक में पानी में जा गिरा। छपाक! ओह, वह डूब रहा है, मुझे मालिक को खबर करनी चाहिए। बचाओ बचाओ! और वह भागा भागा कॉटेज में आया। जब तक हम सब सुरेंद्र की मदद को पहुंचे वह पानी में डूब चुका था, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। तुमने मेरे सुरेंद्र की जान लिया हरामजादे। सच सच बता, तूने उसे क्यों डुबो दिया। इसका कोई कसूर नहीं है मालिक। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मालिक, वही मुझे धक्का देना चाहता था, मगर खुद ही नदी में जा गिरा। हरामजादे, रोकर सच्चा बनता है। ताक आई। उस समय तो राय बहादुर ने इसके सिवा जीतू से कुछ नहीं कहा और नदी से सुरेंद्र की लाश निकलवाने के बाद उसी समय उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मालिक का कहर मेरे बेटे पर नहीं बरसा। लेकिन मैं क्या जानता था कि वह तूफानी रात मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ले आएगी जो आगे चलकर मुझ में से इंसानियत को उड़ाकर मुझे हैवान बना डालेगी। उसी रात मालिक ने जीतू के साथ मुझे नीचे बने एक तहखाने में डाल दिया। तुम दोनों की यही सजा है कि भूखे प्यासे इसी तहखाने में रहकर रेड़ियां रगड़ते हुए मारो। नहीं मालिक, रहम करो। बापू, नहीं, हट जाओ। इसके साथ ही राय बहादुर तहखाने का द्वार बाहर से बंद करके चले गए। अब क्या होगा बापू, भगवान ही जानते हैं बेटे। 4 दिन की भूख प्यास से ही बेहाल होकर मेरे जीतू ने प्राण त्याग दिए। हाय, मेरा कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ ही दिन की भूख प्यास ने मुझे भी बेहाल कर दिया। क्या मैं भी अपने बेटे की तरह यहाँ भूखा प्यासा मर जाऊंगा। भूख प्यास और बदले की आग ने मेरी बुद्धि पर काला पर्दा डाल दिया था और मैं शैतान की तरह अपने ही कलेजे के टुकड़े के शव पर बुरी तरह से टूट पड़ा था। मुझे क्षमा कर देना बेटे, तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। मैंने अपने बेटे का मांस खाकर तथा उसका खून पीकर अपनी भूख और प्यास में बुझाई थी। जब मेरी शुदा शांत हुई तो मेरा थोड़ी देर पहले मर गया विवेक जिंदा उठा। ओह, ये मैं क्या कर बैठा। तब मुझे अपने आप से घिन हो आई और उसी क्षण मुझे उल्टी आ गई। फटाक! और तभी एकाएक तहखाने का द्वार खुला और वह हैवान सूरजमल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ओह, ये तुमने क्या किया कमबख्त, अपने ही बेटे के शव को नोच खाया नराधम। मुझे इस कृत्य के लिए विवश करके मेरे बेटे का खून ही मुझे धिक्कार रहा है। छी, लानत है मुझ पर। उस समय मुझे अपने तथा सूरजमल के इंसान होने पर घृणा उठी। मुझे अपना खून पीता हो पानी होता नजर आया। तभी एक उबकाई के साथ मुझे फिर से उल्टी हो गई। हैं? फिर मुझ में न जाने कहाँ से इतना बल आ गया कि मैंने उसे जोर से धक्का दिया। तूने मुझे शैतान बना दिया कुत्ते, तू मेरे बेटे का खूनी है। एक दिन मैं तेरा भी खून इसी तरह पी जाऊंगा। आ! और फिर मैं तहखाने की सीढ़ियों की ओर भाग लिया और उस कॉटेज से बाहर निकलकर नदी के किनारे किनारे भागता रहा। फिर नदी के पार जंगल में बने एक खंडहर में पहुंचकर ही मैंने दम लिया। मुझे ये क्या हो गया है। मेरा दिल फिर मांस खाने और खून पीने को क्यों कर रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने की बड़ी चेष्टा की, मगर वह उतनी ही भड़क उठी। तब मैं उसी हैवान को अपनी भूख और प्यास का शिकार बनाने के लिए उसी रात कॉटेज की ओर आया, मगर ओह, कॉटेज पर तो ताला लगा है। अवश्य वह हैवान यहाँ से भाग गया है। तब उस रात मैंने पास ही के गांव के एक भिखारी को अपना शिकार बनाया, लेकिन उसके बाद मुझे किसी इंसान का शिकार नहीं मिला और मैं वहीं खंडहर के आसपास के जंगलों में छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर उनके मांस और खून से अपनी भूख और प्यास मिटाता रहा। और आखिर एक तूफानी रात में जब मैं नदी के दूसरे किनारे पर शिकार की तलाश में भटक रहा था
तो मुझे शंभू आता दिखाई दिया। आहा, वो आ रहा है शिकार। आज मुझे महीनों बाद इंसान का मांस खाने और खून पीने को मिलेगा। मैंने उसी क्षण न, मैं उसी क्षण नदी में कूद पड़ा। छपा! लेकिन जैसे ही नदी के बीच में पहुंचकर मैंने सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाला, प्रेत! ओह, शिकार सावधान हो गया है। मैं तेजी से अपने शिकार की ओर लपका, मगर मेरे बाहर निकलने तक वह भाग निकला। तब मैं अचानक एक स्वर सुनकर चौंक उठा। क्या हुआ शंभू? ये तो उसी शैतान की आवाज़ है जिसने मुझे हैवान बना डाला है। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी निगाह वहां अकेली खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ी। 1738। ये तो उसी शैतान की गाड़ी है। आज मैं इसी के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। तब मैंने उन लोगों को दहशत फैलाने के लिए बोतल में से पानी रेडिएटर में डाल दिया और गाड़ी का बोनट गिराने के बाद कई बार गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा दिया। पी पी पी। फिर जल्दी से गाड़ी की डिग्गी उठाकर उसमें छुप गया। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी चल पड़ी। नदी के पास बने स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी एकदम धीमी हो जाती है। वहाँ चुपके से उतर जाऊंगा। और जैसे ही स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी हुई, मैं डिग्गी से बाहर निकल आया। वहां से मैं खंडहर में जा पहुंचा और अपना हथियार लेकर कॉटेज की ओर चल दिया। तभी अचानक दीनू को खून की उल्टी आई। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक ओर को ढुलक गई। ओह, ही इज डेड। हत्यारा और हैवान दीनू नहीं, बल्कि हमारे पिता थे डॉक्टर, जिन्होंने अपने झूठे अहम और बड़प्पन के मद में चूर होकर इस भोले भाले इंसान को के मासूम बेटे की जान ले ली थी और उसे आदमखोर बना डाला था। काश हमने अपने बेटे सुरेंद्र को ऊंच नीच का अंतर रखने की जगह पर इंसान और इंसानियत से प्रेम करने की शिक्षा दी होती, तो जो कुछ हुआ है वह कभी ना होता। और माँ बेटा उस तूफानी रात में घटी घटनाओं की कसक लिए वहां से वापस चल दिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।